तत्काल इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में ला करके पिछले वर्ष हम लोगों ने रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई को, उसकी क्षमता को दोगुना करने के साथ ही वहां पर कोजन प्लांट का शुभारंभ भी कर दिया है। चौधरी चरण सिंह जी के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की विनम्र श्रद्धांजलि है। मोहद्दीनपुर चीनी मिल, उसके क्षमता विस्तार की कार्रवाई को भी समयबद्ध ढंग से सरकार ने आगे बढ़ाया। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना से 2 गुना दाम देने का कार्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। किसानों के लिए चाहे वह किसान सम्मान निधि हो, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, ये सभी कार्य किसानों के हित में करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अभी हाल ही में संसद ने 3 विधेयक कृषि संबंधी पास किए हैं। वन नेशन वन मार्केट की भावनाओं के अनुरूप किसान अपनी उपज को पूरे देश के अंदर कहीं भी बेच सकता है। ये चीजें ये तीनों विधेयक साबित करती हैं। जो लोग किसानों का हित नहीं चाहते वे लोग इसका विरोध करते हैं। जिन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उर्वरा भूमि को अराजकता, गुंडागिर्दी का पर्याय बना दिया था, किराना और कांधला में अराजकता का तांडव करते हुए वहां पर व्यापक पलायन करने के लिए वहां के व्यवसायियों को, वहां के नौजवानों को कर दिया था, वे लोग एक बार फिर से उस प्रकार का वातावरण बनाने का कार्य कर रहे हैं। याद करिए 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान मैं आया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बुलंदशहर से ही मैंने प्रचार की शुरुआत की थी और तब मैंने आप सबका आह्वान किया था। मैं आभारी हूं आप सबका कि विधानसभा चुनाव 2017 में भी और लोकसभा चुनाव 2019 में भी मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैंने तब भी 2017 में कहा था कि ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहां ले जा रहे थे। किराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे और इसीलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं का आह्वान करने के लिए आया हूं कि इन दंगा के सरपरस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। जब केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के, न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ, सबके विकास के आधार पर विकास की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक बिना भेदभाव के देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, तब ये लोग गुमराह करके, षड्यंत्र करके दंगों की, जातीय दंगों की, सांप्रदायिक दंगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ा करके अव्यवस्था, अराजकता, आगजनी, तोड़फोड़, इन सबको बढ़ावा देने का जो कार्य कर रहे हैं, इन सब से सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता और विकास के उस पर्याय के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6.5 वर्षों के दौरान कार्य करके दिखाया है, अभी तो प्रदेश सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों के दौरान जो भी कार्य किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को ही व्यवहारिक धरातल पर उतारने का एक कार्यक्रम है। यही कार्यक्रम है जो हमें किसानों के प्रति सोचने के लिए, युवाओं के बारे में सोचने के लिए, महिलाओं के बारे में सोचने के लिए, व्यापारियों के बारे में सोचने के लिए, हर एक तबके के बारे में सोचने के लिए न केवल बाध्य करता है बल्कि उसके अनुरूप नीति बना करके उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई अन्य दल नहीं कर सकता है।
ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना कालखंड के अंतर्गत किए गए कार्य इसके प्रमाण हैं। आप याद करिए, 135 करोड़ की आबादी भारत की है और 135 करोड़ की आबादी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना की दस्तक आते ही तत्काल लॉकडाउन की घोषणा की, लेकिन लॉकडाउन से जो समाज सर्वाधिक प्रभावित होगा उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की भी घोषणा की। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई आज भी चल रही है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत देश के लोकल प्रोडक्ट को, स्वदेशी को अपनाने के लिए प्रेरित करने, लोकल को वोकल बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए जो अभियान उन्होंने दिया, बहुत बड़ा अभियान है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में हर एक विकास खंड के अंतर्गत कृषि उत्पादक संगठन एफपीओस का गठन करना, स्टोरेज की क्षमता विकसित करने की कार्रवाई करना, कोल्ड स्टोरेज की एक लंबी श्रृंखला खड़ी करना, 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा केवल इसी कार्य के लिए। एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है और आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी कैसे जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकती है। जनधन अकाउंट की घोषणा हुई थी 2014 में, लेकिन जनधन अकाउंट की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में टेक्नोलॉजी को अपना करके कैसे एक सामान्य मानविकी के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, ये करके दिखाया। जब 2 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा एक साथ उसके विपत्ति के समय में सीधे पहुंच गया। 87 लाख वृद्धजनों, विधवा महिलाओं, दिव्यांग जनों के खाते में एडवांस पेंशन की राशि पहुंचने लग गई और साथ साथ उनको भरण पोषण का भत्ता भी दिया जाने लग गया। प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले, कुली, पल्लेदार, इन सभी के खाते में पैसा सीधे भेजने का काम किया। प्रवासी कामगारों के खाते में धनराशि भरण पोषण भत्ते के रूप में देने के साथ साथ राशन किट देने की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने उनके खातों में सीधे करने का कार्य किया। ये सभी कार्य टेक्नोलॉजी को अपनाने के कारण ही संभव हो पाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज हमारे बीच में स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही जी नहीं है, लेकिन सिरोही जी और हमारे जो विधायकगण और मान्य सांसद जी, इन सब ने जो प्रयास किया, बुलंदशहर के बारे में कोई नहीं सोचता था। आखिर पिछली सरकारें क्यों नहीं सोच पाई? ये केवल बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश सरकारें क्यों सोच पाई कि बुलंदशहर में भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आज बुलंदशहर में एक मेडिकल कॉलेज हम देने स्वीकृत किए हुए हैं। उसकी सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, धन रिलीज की कार्रवाई हो चुकी है, उसका आर्किटेक्चर पूरा तैयार हो रहा है और मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर हम इसका शिलान्यास करके कार्य प्रारंभ भी करने जा रहे हैं। अमृत योजना के अंतर्गत बुलंदशहर सिटी के अंदर पेयजल और सीवर की समस्या का समाधान करने के साथ ही वहां पे पार्कों की सुंदरीकरण की कार्य योजना को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो। किसानों के लिए चीनी मिलों को संचालन, जिन चीनी मिलों को पिछली सरकारें बेचती थी, जिन चीनी मिलों को पिछली सरकारें औने पौने दाम पर बेचती थी, बंद करती थी, उन चीनी मिलों को चलाने का कार्य और गन्ना किसानों के वर्षों से लंबित गन्ना मूल्य के भुगतान को विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने चलाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद करिए जब हम लोग सरकार में आए थे उस समय गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का 5-5, 6-6 वर्षों से लंबित बकाया था। मेरे सामने चैलेंज था और इसलिए मैंने कहा भाई गन्ना बेल्ट से ही किसी व्यक्ति को हम इसका दायित्व देंगे और मैंने सुरेश राणा जी को यह दायित्व दिया। मैंने उनको कहा सुरेश जी चैलेंज है क्योंकि डाउन सीजन है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीनी का दाम बहुत कम है, आपको यह दायित्व निभाना पड़ेगा। हो सकता है अपमान सहना पड़े, लेकिन आप इन सब की परवाह के बगैर किसानों के हित में कदम उठाइए।
और उसके बाद उन्होंने कार्य प्रारंभ किया और मैं बधाई दूंगा उनको और उनकी पूरी टीम को। 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 3 वर्ष के अंदर इनकी टीम ने, गन्ना विभाग ने गन्ना किसानों के खाते में दिया है। 1,06,000 करोड़ से अधिक। भाइयों बहनों, 1,06,000 करोड़ हमारे गन्ना किसानों के खाते में जाता है। प्रदेश सरकार की पहल पर गन्ना विभाग के द्वारा किए गए अभियान के तहत बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट नहीं है 1,06,000 करोड़। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। तीस्ता अस्सी तलवाड़ के एनजीओ की अपील, मामले में पक्ष बनाने की मांग।